CH65 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। रुचि और राधिका हॉस्पिटल आई हुई थी। वो अंदर की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उनके कानों में लोगों की बातें गई। दो नर्स वहीं खड़ी होकर बातें कर रही थी। पहली नर्स ने कहा, अरे विक्रम सर की बेटी थी ना वो। दूसरी नर्स बोली, हाँ वो अभी दिल्ली से आई थी लगभग 1-2 महीने पहले। पहली नर्स बोली, काफी खूबसूरत है ना, बिल्कुल रागिनी मैम की तरह है। दूसरी नर्स बोली, हाँ अब दोनों सगी माँ बेटी है तो वैसी ही दिखेगी ना, रुचि मैम और राधिका मैम की तरह थोड़ी ना सौतेली बेटी है। वो दोनों तो खामखा रागिनी मैम पर अपना हक जताती है, जबकि वो तो उनकी असली माँ भी नहीं है। रुचि और राधिका ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। राधिका की आंखों में तो आंसू भी आ गए, वहीं रुचि की आंखें अंगारे उगल रही थी। रुचि आगे बढ़ उन दोनों को कुछ कहने जाने ही वाली थी, पर राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया तो रुचि ने उसे देखा। राधिका ने ना में सिर हिला दिया तो रुचि वापस अपनी जगह आ गई। वहीं वो दोनों नर्स अपनी ही बातों में गुम थी। उन्हें तो पता ही नहीं था पीछे राधिका और रुचि खड़ी है। वो दोनों आगे बातें करने लगी, वही रुचि और राधिका वही खड़ी उन दोनों की आगे की बातें सुनने लगी। पहली नर्स आगे बोली, तुम्हें पता है रागिनी मैम विक्रम सर की दूसरी पत्नी है। दूसरी नर्स बोली, हाँ मुझे पता है, और ये भी पता है कि उनकी पहले से 3 औलाद थी। पहली नर्स बोली, पर तुम्हें ये नहीं पता कि राधिका और रुचि मैम के जन्म के बाद ही विक्रम सर ने दूसरी शादी कर ली थी, जबकि उनकी पत्नी को मरे बस 1 महीना ही हुआ था। दूसरी नर्स हैरानी से बोली, क्या लेकिन क्यों? पहली नर्स बोली, अरे तुमने आरवी मैम और उनकी पहली 2 बेटियों के बीच का एज डिफरेंस नहीं देखा क्या? सिर्फ 1 साल, मतलब ये कि जब उन दोनों की शादी हुई तो आरवी मैम ऑलरेडी रागिनी मैम के पेट में थी। दूसरी नर्स बोली, मतलब आरवी मैम विक्रम सर की बेटी नहीं है क्या? पहली नर्स बोली, अरे नहीं, आरवी मैम उनकी ही बेटी, पर तुम समझ जाओ ना यार, तुम्हें सारी बातें बतानी पड़ती है। तुम्हें नहीं पता क्या, शादी से पहले। अभी वो कुछ बोलती कि पीछे से राधिका गुस्से से एक ठंडी आवाज में बोली, क्या समझ जाए वो बोलो, मुझे भी समझाओ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि एक बार रुचि को भी ऐसा लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया है। पर अभी रुचि भी गुस्से में थी। वहीं उनके पीछे निकेश और नील भी आ गए। उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ, पर उन दोनों ने राधिका और रुचि को वहां देखा तो वो अभी वहां आए थे। दरअसल निकेश की मीटिंग थी इसलिए वो गया था, पर बीच रास्ते में उन्हें पता चला कि उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई है। वो लोग ज्यादा दूर भी नहीं गए थे इसलिए वो लौट आए। निकेश और नील उन लोगों के पास पहुंच गए। निकेश को कुछ गड़बड़ लगी। उसने राधिका को देखा जिसकी आंखें नम थी और लाल भी थी, वही रुचि की गलत भी कुछ ऐसी ही थी। नील रुचि को देख बोला, क्या हुआ तुझे ब्रो? गुस्से में क्यों है? उसने पूछा तो रुचि ने उसकी ओर देखा। उसकी एक आंख से आंसू निकल गया। नील रुचि को रोता दुख हैरान था, क्योंकि वो जानता था उसकी ये झल्ली बेस्ट फ्रेंड इतनी आसानी रोने वालों में से नहीं है। जरूर कुछ बड़ी बात हुई है। वही रुचि ने अपनी आंखें पोंछी और अपने कमर पर हाथ रख सिर ऊपर कर एक गहरी सांस लेने लगी। राधिका भी गुस्से में थी। निकेश उसके पास जाके कंधे पर हाथ रख बोला, राधु व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू सो एंग्री? राधिका ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं, बल्कि उसके हाथ को अपने कंधे से हटाकर आगे बढ़ गई। वही निकेश हैरानी से उसे देखने लगा। राधिका उन दोनों नर्स के पास पहुंची जो फटी आंखों से उसे ही देख रही थी और अब डर से कांप भी रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उन्होंने बोला वो अगर इन दोनों ने सुन लिया होगा तो आज उनकी नौकरी तो जाएगी ही, पर उनका इस शहर में जीना हराम हो जाएगा। राधिका उनके पास जाके बोली, क्या समझा रही थी तुम उसे? मुझे भी समझाओ, मैं भी नहीं समझी तुम क्या कहना चाहती थी। हम वो दोनों नर्स तो डर से कुछ भी बोल भी नहीं पा रही थी। इस बार राधिका जोर से चिल्लाते हुए बोली, बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ कि क्या समझा रही थी तुम? उसके इस तरफ चिल्लाने से उसकी सांसें भी फूलने लगी। वो गुस्से में जोर जोर से सांसें लेने लगी। निकेश ये देख जल्दी से उसकी पीठ को रबकर उस रिलैक्स करते हुए बोला, शांत राधु, बस क्या हुआ है, इतना गुस्सा क्यों हो तुम?
राधिका अपनी आंखों में पानी लिए निकेश को देख उन नर्सेस की तरफ इशारा कर कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, पर उसका गला भर आया था और वो बोल ही नहीं पा रही थी। राधिका की इस हालत को देख निकेश ने जल्दी से उसे पास की बेंच पर बिठाया और पानी मंगवाया। एक स्टॉफ जल्दी से पानी ले आया। निकेश ने आराम से पहले राधिका को पानी पिलाते हुए पीठ रब करने लगा। वहीं अब राधिका की आंखों से टप टप आंसू बाहर निकले थे। निकेश उसके आंसू देख बेचैन हो रहा था, पर उसे पहले राधिका को शांत करना सही समझा, क्योंकि शायद राधिका अभी इस हालत के नहीं यही कि कुछ बोल सके। निकेश ने एक गुस्से भरी नजर उन दोनों नर्स पर डाली। उन दोनों नर्स का यो गला ही सूख गया। वो हकलाते हुए बोली, हाँ हमने को कुछ नहीं कहा है मैं मैम को सर। निकेश उन्हें उंगली दिखाकर बोला, शट द हेल अप, एक वर्ड भी नहीं निकलना चाहिए तुम दोनों के मुंह से, चुपचाप यही खड़ी रहो। समझ में आई बात? और जितना पूछा जाए और जब पूछा जाए तभी जवाब देना। इतना बोल कर राधिका को देखने लगा, जो अब शांत होकर उसे ही देख रही थी। वहीं उसकी बात सुन दूसरी नर्स तो डर से कुछ नहीं बोलती, पर पहली नर्स को अब गुस्सा आ जाता है। वो बोली, आप होते कौन है मुझसे इस टोन में बात करने वाले? आपकी हिम्मत कैसे हुए हम पर रौब जमाने की? हम आपके लिए काम करते तो आप हम पर ऑर्डर झाड़ेंगे। वही निकेश उसकी बात पर कुछ कहने ही वाला था, राधिका चीखते हुए खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, ओह शटअप, अपना ये गटर जैसा मुंह बंद करो। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। चैप्टर 66। हाय हेलो नमस्ते। राधिका और रुचि हॉस्पिटल आई हुई थी और जब उन दोनों ने दो नर्स की बातें सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आ रहा था। वो दोनों अभी कुछ कहती तभी वहां नील और निकेश भी आ जाते हैं। निकेश और नील को उन दोनों नर्स पर बहुत गुस्सा आता है। निकेश उन दोनों नर्स को फटकार देता है तो एक नर्स उस पर चिल्ला देती है, क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस टोन से बात नहीं की थी। वहीं उसकी यही बदतमीजी देखकर राधिका को बहुत गुस्सा आने लगा और वो चिल्लाते हुए बोली, ओह जस्ट शट अप, अपना ये गटर जैसा मुंह बंद करो और इस पर शटर लगाओ इस गटर का, क्योंकि बहुत गंदगी फैला रही हो यहाँ पर तुम। वो नर्स जिसका नाम रिया था वो बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? माना मैंने आप दोनों के बारे में बातें की, पर इसमें गलत क्या है? सच ही तो कहा मैंने। रुचि एकदम से बिफरते हुए बोली, तुम होती कौन हो हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाली या हमारे बारे में बातें करने वाली? पापा तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे देते हैं, ना कि ये गॉसिप करने के। पर शायद वो नर्स बहुत ही ढिढ थी। वो बेशर्मी से बोली, हाँ तो मैं भी काम करके ही हटी थी, अब क्या अपने कलिंग्स के साथ दो पल बात भी नहीं कर सकती मैं? राधिका बोली, कर सकती हो, पर तुम बात क्या कर रही थी ये तुम्हें नहीं पता, और अगर तुमने जो कहा है वो मैंने पापा को बता दिया ना तो कहीं जॉब करने लायक नहीं रहोगी तुम। और कितनी बेशर्म हो तुम, पीठ पीछे बिचिंग करती हो और अब गलती मानने की जगह तुम ये बेशर्मी दिखा रही हो। रिया अब पूरी तरह बदतमीजी पर उतर आई थी। उसने आगे खड़ी राधिका को धक्का मार दिया और गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिया कपूर से ऐसे बात करने की? और मैं बेशर्म नहीं, तुम बेशर्म हो। और तुम्हारी वो सौतेली माँ जिसने एक शादीशुदा मर्द को फंसाया, वो भी तब जब उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी। राधिका और रुचि को जैसे ही रिया की यह बात सुनी तो दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया और एक पागलपन नजर आने लगा उन दोनों की आंखों में, जैसे अभी सामने खड़ी नर्स को वो लोग जिंदा जला दे। वहीं ये सब देख निकेश और नील को अब चिंता होने लगी थी उन दोनों की, इसलिए निकेश ने नील को कुछ इशारा किया। नील ने हाँ में सिर हिलाया, पर तभी उसकी नज़र नर्स के पीछे एक परछाई पर गई। ये देख उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने निकेश की ओर देखा जो चिंता से रुचि और राधिका को देख रहा था। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो निकेश ने उसकी तरफ देख कहा, क्या तुमने अभी तक फोन नहीं किया? नील उसकी बात सुन बोला, अब फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
निकेश उसकी बात सुन कंफ्यूजन में उसे देखा तो नील ने एक डेविल स्माइल देकर उसे उस ओर देखने को इशारा किया जिस ओर वो परछाई दिखाई दे रही थी। निकेश ने उस ओर देखा पर उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने दोबारा नील को देखा तो नील ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुन निकेश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। और अब वो दोनों खड़े रहकर बस तमाशा देखने लगे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कोई फिल्म देख रहे हैं। अब रुचि ने तुरंत रिया की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी मम्मा के बारे में कुछ भी बोलने की? जानती क्या हो तुम उनके बारे में, वो कैसी है या क्या हुआ था उस वक्त? या बस अपनी गंदी जुबान चला रही हो और लोगों के दिलों में उनके खिलाफ जहर भर रही हो? राधिका भी रुचि का साथ देते हुए गुस्से में बोली, मिस रिया कपूर, तुम्हारी यह गंदी सोच और बुरी आदतें तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अगर तुमने एक शब्द भी हमारी माँ के खिलाफ कहा तो मैं खुद पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। और फिर तुम इस हॉस्पिटल में काम तो क्या, किसी भी हॉस्पिटल में कदम रखने लायक नहीं बचोगी। और मैं खुद मेक श्योर करूंगी कि तुम इस शहर में एक और चैन से सांस भी ना ले पाओ। राधिका ने उसके बैच पर से उसका नाम पढ़ते हुए कहा। चैप्टर 67। लेकिन रिया उसकी बुद्धि पर तो मानो पर्दे गिर गए थे और पागल हो गई हो। वैसे ही उसने अपनी बदतमीजी जारी रखते हुए कहा, अरे वाह, अब मुझे धमकी दे रही हो? सच को सच कहने में किसी की परवाह नहीं करती मैं। जो तुम्हारी माँ ने किया वो सारी दुनिया जानती है। एक शादीशुदा आदमी को अपने जाल में फंसाना कोई छोटी बात नहीं है। और तुम दोनों को पता होना चाहिए कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। एक ना एक दिन वो अपने रंग जरूर दिखाएगी। सच सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। नील और निकेश भी अब तक अपने गुस्से को दबाए खड़े थे, लेकिन रिया की बात सुनकर निकेश ने कड़े शब्दों में कहा, रिया, यह आखिरी बार है जब तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस हॉस्पिटल में तुम्हारे जैसे बदतमीज लोगों की जगह नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपना काम खत्म कर निकल जाओ और दूसरों की जिंदगी में दखल देना बंद करो। लेकिन रिया ने निकेश की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे लोग सिर्फ धमकियां देने के काबिल हो। लेकिन सच यह है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मुझे नौकरी की परवाह नहीं, मुझे तो बस सच बोलना आता है। अब तक राधिका का गुस्सा चरम पर आ चुका था। उसने रिया के करीब जाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे जहरीले लोग सिर्फ दूसरों की जिंदगी में जहर घोलना जानते हैं। लेकिन याद रखना, हमारी माँ ने अपनी मेहनत और हिम्मत से इस परिवार को संभाला है। और जो झूठ तुम फैला रही हो वो हम पापा को बताकर तुम्हें जवाब देंगे। तुम्हारी इस घटिया हरकत के लिए तुमसे इस हॉस्पिटल में माफी मंगवाई जाएगी। और अगर तुमने इनकार किया तो फिर कानूनी रास्ता हमारा आखिरी हथियार होगा। रिया ने गुस्से में राधिका को घूरते हुए कहा, माफी? तुम मुझसे माफी मंगवाने की सोच रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? मेरी पहुंच तुमसे कहीं ऊपर है। तुम्हारे पापा कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम जैसी बदमिजाज लड़कियां अपने घर को संभालने के काबिल नहीं हो। यह सुनते ही नील ने रिया को कड़ी आवाज में रोका, बस एक शब्द और। रिया, तुमने जो बातें कही हैं उनकी सच्चाई जानने का अधिकार तुम्हें नहीं है। और अगर तुम्हें इस परिवार के बारे में कुछ भी गलतफहमी है तो उसे अपने तक ही रखो, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि अस्पताल की छवि का है। तुम्हारी हरकतें और तुम्हारे शब्द तुम्हारे करियर को खत्म कर देंगे। रुचि ने अपना फोन रिया को दिखाते हुए कहा, इस फोन में तुमने अब तक जो कुछ भी कहा है वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब इस हॉस्पिटल में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। रिया ने जो हरकत की है उसे देखकर अब इस अस्पताल में उसका रहना मुश्किल है। ये बात अब सबको पता लग गई थी। रिया ने गुस्से में रुचि के हाथ से फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन निकेश ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा,
अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो माफी मांगो और इस हॉस्पिटल को छोड़ दो, या फिर अपने भविष्य की चिंता करना शुरू कर दो। रिया ने एक पल के लिए रुककर सोचा, लेकिन उसकी बदतमीजी इतनी गहरी थी कि उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। वह एक आखिरी बार चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग मुझे क्या डराओगे? मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन यह मत सोचो कि यह लड़ाई खत्म हो गई है। वहीं पीछे खड़ी वो परछाई एकदम से उसके नजदीक आ गई और उसे पीछे पलटकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतनी जोर का पड़ा था कि रिया औंधे मुंह नीचे गिर गई और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अगले कुछ मिनट तक आसपास की जगह पर एक सन्नाटा पसर गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। रिया पूरी बदतमीजी पर उतर आई थी। वही राधिका और रुचि भी अब गुस्से में आ गई। उन लोगों के बीच जबानी जंग शुरू हो गई, पर तभी अचानक से किसी ने रिया को पीछे की ओर पलटा और एक जोर का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतनी जोर का पड़ा था कि रिया आंधे मुंह जमीन पर गिर गई और कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। वहीं आसपास सन्नाटा छा गया। सब हैरानी से अभी भी रिया को नीचे पड़े देख रहे थे। रिया थप्पड़ खाकर जमीन पर गिरी हुई थी। एक पल के लिए वो भी डर गई कि उसके साथ हुआ क्या। पर जैसे ही उसे समझ आए, अगले पल उसकी आंखों में भी गुस्सा उतर आया। पर डर भी साफ झलक रहा था उसकी आंखों में। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें आरवी की गुस्से से भरी लाल आंखों से जा मिली। आरवी इस वक्त बहुत ही भयानक लग रही थी। लाल आंखें, साथ में उसकी गुस्से भरी सांसें और गुस्से से भरा चेहरा उसे किसी डेविल का रूप दे रहा था। रिया ने जब उसे देखा तो घबराई हुई उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरवी की तेज गुस्से भरी आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। आरवी के चेहरे पर सख्ती थी, उसके हर एक शब्द में गुस्सा भरा था। वो रिया के पास झुकी और बोली, तुमने हमारी माँ के बारे में जो कुछ भी कहा है वो तुमने कहाँ से सुना? क्या तुम उन्हें जानती हो? कौन है जिसने तुम्हें ये बताया? और जानती क्या हो तुम हमारी माँ के बारे में जो तुम ऐसी बातें कर रही थी? क्या तुमने कभी इस परिवार के बारे में सुना है? जानती भी हो हमारे परिवार के बारे तुम? या फिर सिर्फ दूसरों की इज्जत को उछालने की आदत लग गई है? रिया की वजह से आरवी ने पहली बार इस परिवार को और रागिनी जी को अपना कहा था, जिसे सुनकर राधिका और रुचि के साथ निकेश की भी आंखें नम हो गई और नील वो तो खुलकर मुस्कुरा दिया। रिया घबराते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझे धमका रही हो? तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? रिया को पता नहीं था यही आरवी है। उसने कभी आरवी को देखा नहीं था। आरवी ने उसकी ओर एक गहरी निगाह डाली और कहा, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लो, मेरा नाम आरवी है, जिसे तुम अभी विक्रम रायजादा और रागिनी रायजादा की नाजायज औलाद कह रही थी। अगर तुमने हमारी माया हमारे परिवार के खिलाफ कुछ भी कहा तो तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। वह एक कदम और आगे बढ़ी, और याद रखो, ये थप्पड़ सिर्फ शुरुआत है। अगली बार मैं थप्पड़ नहीं मरूंगी, अगली बार मैं तुम्हारी जुबान को हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी और तुम्हारा अस्तित्व भी मिटा दूंगी। रिया ने गुस्से में आकर कहा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? मेरे पास भी ताकत है। तुम जानते हो, मेरा परिवार बहुत ताकतवर है। आरवी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने एक कोल्ड आवाज में कहा, ताकत? तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी जुबान है, और वो भी गटर से भरी हुई। तुम्हारे जैसे लोग दूसरों की जिंदगी खराब करने में माहिर होते हैं। लेकिन सुनो, जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी ये जुबान बंद रहेगी। और तुम्हारी ताकत सिर्फ खोखली है, मिस रिया। तुम समझ रही हो? चैप्टर 68। रिया ने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आरवी की एक नज़र से ही वो अपनी जगह फिर से रुक गई। रिया ने कहा, तुम लोग मुझे क्या समझते हो? मैं फिर आऊंगी
और यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। आरवी ने एक ठंडी और घूरती हुई निगाह से रिया को देखा, फिर धीमी लेकिन ठंडी आवाज में बोली, तुम जैसे लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन याद रखना, अगली बार अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं सिर्फ थप्पड़ नहीं, पूरी कहानी खत्म कर दूंगी। तुम्हारा नाम, तुम्हारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहेगा। फिर उसने रिया की ओर इशारा किया, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे और गुस्सा दिलाओगी। रिया को अब डर लगने लगा था। उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। उसने डरते हुए पीछे मुड़ी, पर तभी आरवी की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, माफी मांगो। रिया को शायद समझ नहीं आया कि आरवी ने क्या कहा, इसलिए वो उसे पीछे मुड़ देखने लगी। आरवी फिर से ठंडी आवाज में बोली, माफी मांगो मेरी बहनों से। रिया को डर तो लग रहा था, पर वो अब अपनी और बेइज्जती करवाने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो हिम्मत कर बोली, मैं नहीं मांगने वाली माफी। रिया की आवाज एकदम मरियल और धीमी थी, इसलिए ज्यादा लोगों के कानों तक उसकी आवाज नहीं गई, पर आरवी के कानों तक चली गई थी। आरवी ने जब ये सुना तो उसे और गुस्सा आने लगा, और गुस्सा उसका आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। उसके सर की नसें उभरने लगी और वो गहरी सांसें लेने लगी। वहीं उसकी ऐसी हालत देख राधिका और रुचि को उसकी टेंशन होने लगी। राधिका आरवी के पास आके उसका हाथ पकड़ सहलाते हुए बोली, शांत अनु, ऐसे में तुम्हारा गुस्सा करना अच्छा नहीं है, पहले ही तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, अब और बिगड़ जाएगी। पर आरवी ने जैसे राधिका की बात सुनी ही नहीं। आरवी फिर बोली, मैंने कहा माफी मांगो, क्या तुम्हें अपने पैरों पर घर नहीं जाना है? इस बार रिया की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वो जल्दी से रुचि और राधिका से माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बदतमीजियों के लिए मैं माफी चाहती हूँ, मुझे आप लोगों की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। राधिका ने रिया के देख बोली, हमने जो किया है वो तुम्हारे लिए चेतावनी है। अब इस हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रुचि ने कहा, अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसे अपनी बेइज्जती का स्वाद चखने दो, अब इसकी कोई माफी नहीं है। राधिका ने अपनी आंखों में गुस्से के साथ कहा, हमारे परिवार की इज्जत से खेलने की कोई कोशिश अब बिल्कुल मत करना। तुमने जो किया है वो बहुत बड़ी गलती है, और अब तुम्हारे लिए इस हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है। रिया का सिर झुका हुआ था, पर उसकी आंखों में देख पता चल रहा था कि उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। आरवी ने एक बार फिर रिया को पीछे मुड़कर देखा और कहा, तुमने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। अगली बार अगर तुमने कुछ और कहा तो मैं सिर्फ थप्पड़ नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल दूंगी। अब बाहर निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हें और बर्बाद करने का मन होगा। रिया डरते डरते और कांपते हुए हॉस्पिटल छोड़कर बाहर निकली। आरवी तो अभी भी गुस्से में थी। रुचि उसे देख बोली, अब शांत हो जाओ अनु। वो चली गई। आरवी ने एकदम से अपना सिर पकड़ लिया। वो करहा उठी। उसे ऐसे देख चारों घबरा उठे। नील ने एकदम से आरवी को अपनी गोद में उठा लिया और रागिनी जी के केबिन की ओर निकल पड़ा। वहीं उसके इस एक्शन का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही हार्ड था। पीछे खड़े तीनों लोग हैरानी से उसे देखने लगे और वही जमे रहे। वहीं आरवी ने अपनी आंखें धीरे से खोल नील को देखा और उसके चेहरे पर अपने लिए परेशानी और चिंता देख पता नहीं क्यों उसके दिल को सुकून मिल रहा था। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका आंखें बंद कर दी। आरवी के इस एक्शन पर नील ने एक पल को उसे देखा, फिर ज्यादा ना सोचते हुए उसे जल्दी से ले जाने लगा। वहीं बाकी तीनों को भी होश आया और जल्दी से उन दोनों के पीछे भागे। वहीं रागिनी जी के ऑफिस में विक्रम जी और रागिनी ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ था और उनकी नज़र सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर थी, जिस पर अभी बाहर जो हुआ वो चल रहा था। उनकी आंखें नम थी। वो उन दोनों में देखा आरवी की तबीयत बिगड़ गई तो वो दोनों घबरा उठे, पर जब उन्होंने नील को आरवी को गोद में लिए अपने केबिन की ओर बढ़ते देखा तो उनके चेहरे पर पता नहीं क्यों एक मुस्कान थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब एक के लिए बाय।